अस्सलाम वालेकुम नाजरीन साकिब बात कर रहा हूँ अक्रॉस द टेबल से। नाजरीन, पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट कल्चर है ये ओवर द इयर्स बहुत इवॉल्व हुआ है, स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज़ के आने के बाद और ग्लोबल कंपनीज़ के आने के बाद ये कल्चर में बहुत सी इम्प्रूवमेंट भी हुई है। तो आज हम पाकिस्तान में कॉर्पोरेट कल्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप और कॉर्पोरेट के चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर उमर घुम्मन। उमर जो हैं वो पाकिस्तान में सैमसंग मोबाइल एक्सपीरियंस के कंट्री हेड हैं। आज हम इनसे एक डिटेल में कॉन्वर्सेशन करेंगे। आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसे हैं उमर, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र बेहतरीन। उमर, बिफोर वी इंडल्ज इनटू द कॉन्वर्सेशन, आप अपने आप को एज अ पर्सन एंड एज अ प्रोफेशनल किस तरह डिफ़ाइन करते हैं? Okay, that's a very interesting question. I am as a person, देखिए इंसान अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट स्टेजेस पे होता है और अपने करियर के डिफरेंट स्टेजेस पे होता है, अपने विजडम के डिफरेंट लेवल पे होता है। सो आई एम इन माई अर्ली 50s। सो वक्त के साथ साथ मुझे समझ में आया कि आई एम a learner and I am still a kid who's playing with the rocks of knowledge at the seashore of a much bigger knowledge. So उसमें ये हो सकता है कि बहुत नॉलेज एक बहुत बड़ा समंदर है और मैं एक बहुत ही छोटी चीज़ों के साथ अपने आप को देख रहा हूँ और मुझे ये समझ में आ रहा है कि फोमो तो नहीं है, लेकिन I could have learned quite a lot if I had started learning much earlier in my life. तो ये है कि I'm a learner and I think कि there is no age for retirement. Correct. It is only the evolutionary process. और मैं अपनी सोच by reading books, by interacting with people, by working in the corporate world for 30 years, 3 decades, उसके बाद मैंने देखा कि you can always evolve yourself at any time. Yeah. Neuroplasticity is a reality. आपका दिमाग जो है वो किसी भी स्टेज पे इवॉल्व हो सकता है. So you can always reinvent yourself, and AI is really helping me to, पहले ज़माने में मैंने किसी से पूछना होता था सवाल कि मैं क्या करूं, तो लोग कहते थे आपका अभी वक्त नहीं आया, बताते नहीं थे, इनसिक्योर होते थे। अब कोई मसला ही नहीं है। आज मैं अपनी कंपनी के बारे में, उसके स्टॉक सिचुएशन के बारे में देख रहा था कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, बजाय इसके कि मैं इतनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट्स देखता। जस्ट आस्क्ड वन प्रॉम्प्ट के जी हाउ वाज द Q4 ऑफ सैमसंग ग्लोबली एंड दिस इट सेड it was exceptionally great, one of the highest ever complete Samsung group की sales थी। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि I could have spent 4 hours to fetch that information that was on the tips of my fingers. तो वो जो आप बात करें ना, पहले होता था कि हम कहते थे कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन आसान हो गया है। अब एक्सेस टू राइट इन्फॉर्मेशन और टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़ा आसान हो गया कि अगर आप जितने एग्जैक्ट पैरामीटर्स दे देंगे, आप बहुत जल्दी उस इन्फॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं, राइट? देखिए, अगर ये बात 6 महीने पहले होती तो हम कहते जी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी चाहिए, प्रॉम्प्ट है। अब तो प्रॉम्प्टिंग भी बहुत ईजी हो गई। तो अब आप कुछ भी बोले, चीज़ें आसान है। 1 शॉर्ट प्रॉम्प्ट, 2 शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स, 5 शॉर्ट प्रॉम्प्ट, ये होता है कि आपने इन्फॉर्मेशन दें उसमें। लेकिन अब आपका जो दिल में आता है वो पूछें, एंड समवन इज the AI is there to help you out. Obviously it will give you wrong answers, it will take you somewhere else. लेकिन अब आपको ये टेंशन नहीं है कि अगले का मूड ख़राब हो जाएगा या वो मुझे बताएगा नहीं या इन्फॉर्मेशन में I would be lost. So you can always pull out, zoom out, zoom in. हमसे कहते हैं कोचिंग टर्मिनोलॉजी में चंकिंग अप एंड चंकिंग डाउन। तो आप यू कैन ऑलवेज चंक डाउन एंड यू कैन ऑलवेज चंक अप। चंक अप आप ऊपर के से देखते हैं और चंकिंग डाउन होता है कि आप छोटे छोटे पीसेस में देख सकते हैं। सो प्रॉम्प्टिंग कैन बी चंकिंग अप, चंकिंग डाउन, आस्किंग एज मच एज यू वांट, या पर्सोनिफिकेशन साथ लगाएं। तो इन अ वे यू आर एब्सोल्युटली राइट कि चीज़ें बहुत आसान होती जा रही हैं। और उमर, ये जो आपका माशाल्लाह जर्नी डिफरेंट ग्लोबल कॉरपोरेशंस में बड़ी सीनियर लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर रहा है। नॉर्मली एक लोग स्टेटस को जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है या जिस तरफ ऑर्गेनाइजेशन जा रही है, जिसको हम बोलते हैं कि गो बाय द फ्लो, राइट, एक आप उस तरफ चल रहे होते हैं।
आपके करियर में कोई ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट आया व्हेन यू डिसाइडेड टू क्रिएट योर ओन पाथ रादर देन जस्ट गोइंग बाय द फ्लो और गो बाय द फ्लो? देखिए, we have to go with the flow in the corporates because we do not have that kind of visibility what the organization totally has. So मैं एक बुक का आपको रेफरेंस देता हूँ. आप हम जनरली कहते हैं कि ये बंदा ये क्यों काम कर रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम क्यों कर रही है. द बुक इज़ कॉल्ड लेट देम थ्योरी. और लेट देम थ्योरी में ये है कि आपने अगर कोई काम कर रहा है तो उसे कहें आप वो उसको करने दें. उसकी रीज़न ये होती है कि they have a different reference point. If the company takes a decision at a global level, at the regional level, at the country level, there is always a reason behind it. There could be right or wrong decisions. ये सब हो सकते हैं. लेकिन at the same time, you can always make your path. Creativity आप कर सकते हैं. लेकिन इसको ये नहीं समझना चाहिए कि मेक माई पाथ कि मैंने नौकरी छोड़ दी है और अब मैं जो हूँ अपनी एक दुकान लगा ली है, ये सारा कुछ कर दिया, या मैं काम को रेडिकली डिफरेंट तरीके से करूँगा. ये बात नहीं है. बात यह है कि यू नीड टू क्रिएटिवली लुक एट थिंग्स. फॉर एग्जांपल, आपको एक कॉस्ट कटिंग की गाइडलाइन आती है और वो आप कहते हैं कि जी आपको हर महीने 7% कॉस्ट कम करनी है, 8% कॉस्ट कम करनी है. तो आपको स्ट्रेट वे आता है कि जी एम्प्लॉयज़ कम करना शुरू कर देते हैं, 7% एम्प्लॉय ख़त्म कर दें. तो मैं इन अ फनी वे में कहता हूँ अगर आपने कम करना तो सारी खत्म करते हैं, जीरो कर कॉस्ट खत्म हो जाएगी, काम चलेगा नहीं चलेगा, ये सारा कुछ है. तो इसका मतलब है कि वो है टेम्पलेट्स, वो गाइडलाइंस होती हैं. वो कहते हैं कि आपने एक थ्रेशोल्ड लेवल है कि यहाँ तक ले जा सकते हैं तो बेहतर है, राइट. सो दीज आर द गाइडलाइंस दैट यू गेट ग्लोबली फ्रॉम द हाई टू टॉप एंड दे हैव देयर ओन रीजंस. वो कंपनी को एक बड़े पैमाने पे देख रहे होते हैं. आपने उसको कैसे फॉलो करना है, आपने किस हद तक फॉलो करना है, किस हद तक जाना है. लेकिन डायरेक्शनली यू नीड टू गो टुवर्ड्स दैट, बट यू नीड टू लुक एट योर मार्केट कि आप अपनी मार्केट में उसको किस हद तक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस हद तक इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, किस हद तक उसको डिले भी कर सकते हैं. बट योर डायरेक्शन शुड बी एग्जैक्टली व्हाट द कंपनी इज लुकिंग एट. यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द रूल. सो आप किंग के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, आप रूलर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं. इसी तरह आप अपनी कॉर्पोरेट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते. बट इफ़ यू आर ड्राइविंग बिजनेस एंड द ग्रोथ देन यू कैन बी हर्ड. सो फर्स्ट डिजर्व, देन डिज़ायर टू मेक अ चेंज, एंड इट इज़ जस्ट लाइक अ बिग टाइटैनिक, डूबने वाला नहीं, चलने वाला, कि इट टेक्स टाइम. ये अपनी डायरेक्शन ऐसे 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 करो तो आपको पता भी नहीं चल रहा मैं हाथ कैसे मूव कर रहा हूँ. जैसे कि आप कहें मैं यूँ कर रहा हूँ, इसका मतलब है यू आर अगेंस्ट द टाइड, यू आर अगेंस्ट द होल फ्लो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यू कैन नॉट बी, बट यू नीड टू मेक श्योर द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग वेल, फाइन, एंड इट इज एनी एक्शन दैट यू टेक इज नॉट हार्मफुल फॉर द कंपनी और द एम्प्लॉयज, एंड यू आर फुली अलाइंड. करेक्ट. और उमर, जो हमारे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे एक सर्टन कल्चर और एक रियलिटीज़ होती हैं. जब वो ग्लोबल कंपनीज डिफरेंट जियोग्राफीज़ में आती हैं, फॉर एग्जांपल जो ग्लोबल कंपनीज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, जब आप पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं तो पाकिस्तान की एक अपनी कल्चर और एक अपनी रियलिटीज़ हैं, वो तमाम चीज़ें हैं. क्या चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है या आपको फेस करना पड़ता है ये जो दोनों कल्चरल डिफरेंस होते हैं, जो रियलिटीज़ होते हैं, इनको आपस में रिकनसाइल करने के लिए? क्योंकि जैसे भी हम बात कर रहे थे कि अल्टीमेटली आपने जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, वो चीज़ें आपने मीट करनी है. तो जो डिफरेंस ऑफ कल्चर होता है और डिफरेंट ऑफ रियलिटीज़ होती हैं, इनको आप किस तरह रिकनसाइल करते हैं? देखिए, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल किसी वजह से ऐसे तो नहीं है, और दे आर वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने लोकल कल्चरल सेंसिटिविटीज़ को बड़े तरीके से लेकर चलना है. करेक्ट. नो ऑर्गेनाइजेशन ड्राइव्स इट्स कोर कंट्रीज एजेंडा अननेसेसरीली, या इनोवेशन, ग्रोथ, ट्रेनिंग पीपल, ग्रूमिंग दैम इन अ सर्टेन मैनर, ये सब चीज़ें तो परफेक्ट हैं. लेकिन चैलेंजेस मैं समझता हूँ कि मल्टीनेशनल को भी नहीं आते और लोगों को मल्टीनेशनल में काम करने में भी नहीं आते. ओके. चैलेंजेस आते हैं लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. जब आपको योर कोर डिसीजन मेकर्स आर फ्यू पीपल एंड who are not leadership centric और वो egocentric भी होते हैं.
So that's why they are unable to retain the talent. That's why people get scared. लोगों को I know a lot of good, very very amazing businessmen. They're doing exceptionally well, but every second day they fire a person. काम चल रहा है, लेकिन क्यों पसंद नहीं आ रहा, क्या वजह है, कल्चर में बंदा सिंक नहीं कर पा रहा. Why would great people and great talent leave their multinational and even join the company for with bigger money? They would not, but they're good organizations for the likes of, I'm sure Descon भी ऐसी होगी. Engro एक ज़माने में बड़ी ज़बरदस्त organization थी, और there are multiple groups, but वहाँ पे cultural sensitivities इतनी ज़्यादा कुछ लोग हैं जो कि extremely loyal, not qualified, insecure, limited tunnel vision, ये सब लोग होते हैं. ऐसे लोग मल्टीनेशनल्स में भी होते हैं. करेक्ट. बिल्कुल होते हैं. सो यू कैन नॉट फाइंड एस टैलेंट एवरीवेयर. तो चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मल्टीनेशनल्स में जनरली यू फाइंड relatively less challenging environment as compared to the other when it comes to the employees. Okay. But challenges हैं, cost pressures हैं, talent की retention भी होती है, margins भी कमाने हैं, growth करनी है. Yeah, absolutely. और आपने हर काम सीधा करना है. मल्टीनेशनल में एक बड़ी ज़रूरी बात है. मतलब मैं ये नहीं कह रहा I'm endorsing every multinational in the country, but majority of the multinationals have to stay on the right path. और हर चीज़ black and white में होनी चाहिए. And same goes for bigger groups as well. छोटी organizations may try to avoid taxes and all that stuff. तो नहीं होना चाहिए. I know a few groups who are amazingly doing amazingly well. ये lucky group है. बहुत amazing job. Amazing job. Employees हैं. Even ये मंशा ग्रुप जो है, यहाँ पे 20-50 हज़ार लोग काम कर रहे हैं. ऐसे थोड़ी बड़े हैं, और they are constantly growing their businesses. कुछ challenges होंगे, लेकिन despite of all the challenges, or not finding the right talent and driven by the family, still they are able to do that. But एक बड़ी अच्छी realization आ रही है. कल ही मैं एक organization के उस पे था, ओपन एक सेरेमनी थी, एक डिनर था, और they're building this place is called Vertical के नाम से. Okay. And मुतीब, मैंने उसका नाम मुतीब वी रखा हुआ है. तो I met him for the first time. Very young kid तो नहीं कह सकते, he's a young man, and he is heading his family stylo shoes वालों का business of vertical constructions and building skyscrapers. क्या विजन है बच्चे का. बच्चा मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे से आधी एज का ही होगा, उससे भी कम एज का होगा, बट सो गुड, एंड द टीम वाज वेरी हैप्पी. टीम वाज वर्किंग विद हिम फॉर लॉन्ग. सो मैं उससे यही बात कर रहा था कि मतलब ये आप जो काम करें यही है, एंड योर अल्टीमेट सक्सेस इज यू आर नॉट रिक्वायर्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन. करेक्ट. उमर, आपने क्योंकि ग्लोबल कंपनीज़ का माशाल्लाह यू हैव एनरिच एक्सपीरियंस, और आपने लोकल कंपनीज़ को भी बड़ा अच्छा स्टडी किया. अगर मैं कोई टॉप 1-2 चीज़ें देखूं जो लोकल कंपनीज़ ग्लोबल कंपनी से सीख सकती हैं और उनको सीखनी चाहिए अपने कल्चर्स को, अपने इन्वायरमेंट को, स्टाफ रिटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो क्या चीज़ें होंगी 102 जो आपके व्यू में ज़रूरी हैं बहुत? देखिए, मैं ये मल्टीपल जगह पे ये बात कर चुका हूँ, और मैं आज भी देखिए लीडरशिप की एक प्रोडिजी कह लें, या लीडरशिप की एक खेप तैयार करना बहुत ज़रूरी है. इसका मतलब ये है कि लॉयल्टी लोगों की विन ऐसे नहीं होती. यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. तो लोगों पे इन्वेस्ट करें. लोग आएंगे, लोग छूट जाएंगे, कोई मसला नहीं है. उनको ट्रेन करें, उनको रखते हुए जितना अच्छे तरीके से उनको आप मैनेज करें, उसी तरह उनके डिपार्चर पे भी उनको अच्छा फैसिलिटेट करें. करेक्ट. डोंट बी पर्सनल विद देम. उनको तंग करेंगे तो फिर वो कभी नहीं आएंगे, और 10 और लोगों को जाके बताएंगे कि ये तो बिल्कुल सही नहीं. फिर सो वर्ड ऑफ माउथ से जो आपके नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैल सकता है, उसको पॉजिटिव में भी तो कन्वर्ट किया जा सकता है. देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ लिंटर्स जिसमें मैंने काम किया, एंड व्हेन आई लेफ्ट द कंपनी, एंड दिस इज़ बैक इन 2000, और 3 months down the road I get a call from them कि जी आपका एक चेक बना हुआ है, which I could not even fathom कि मुझे कोई कंपनी.
उस ज़माने में मतलब एट अ वेरी जूनियर पोजिशन आई गॉट अ कॉल एंड दे सेंड मी अ चेक वर्थ 39,000 रुपीज़, जबकि मेरी तनख्वाह उस ज़माने में वहाँ पे 15,000 रुपये थी। 15,000 की तनख्वाह वाली 3 महीने की तनख्वाह उन्होंने मुझे सेटलमेंट दी, जो कि मुझे पता भी नहीं था मुझे मिलनी। तो मतलब 40,000 रुपया उन्होंने मुझे भिजवा दिया और आई वॉज सुपर हैप्पी कि यार ये कैसे हो सकता है। ये भी मल्टीनेशनल्स तो करते ही करते हैं। वो तो आपकी कंप्लीट सेटलमेंट के बगैर उनकी बुक्स नहीं क्लोज होती, लेकिन एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट वाज द रियल थिंग एंड पीपल वुड लव टू वर्क फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो वो वक्त के साथ साथ कहाँ गई कहानी की एक डिफरेंट स्टोरी है, क्योंकि वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस होना चाहिए। आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखें एम्प्लॉयज़ आई बिलीव के किसी भी कॉरपोरेट के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। जिस तरह आप एम्प्लॉय को ट्रीट करेंगे, चाहे उसने आपके पास 6 महीने काम किया है या 2 साल काम किया है या 5 साल काम किया है, द वे यू ट्रीट द एम्प्लॉयज़ वो बाद में जाके 10-15 साल तक भी उस कंपनी को ब्रांड ही करेंगे, राइट। उस कंपनी के बारे में जिस तरह उनको ट्रीट किया गया उसके बारे में उसी तरह बात करेंगे, उसी तरह उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, जो कोर वैल्यूज़ हैं, स्टिकिंग टू दोज कोर वैल्यूज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिससे आपको, जब आपके एम्प्लॉयज़ आप किसी से बात करेंगे तो चाहे वो कंपनी में काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे, दे विल ऑलवेज स्पीक गुड वर्ड अबाउट दैट कंपनी। वो उसके बारे में तो कोई, देखिए ये आपकी जो पॉजिटिव पीआर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग, आपकी रेपुटेशन, आपकी पोजीशनिंग है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल लेट्स पिक सम great institutions. I've been to Harvard for trainings. I have studied at LAMS versus other universities as well, which are also growing. And when I go and look at some other universities who we brand as second-tier universities, where facilities are unbelievable. Yeah. वहाँ में pool है, gym है, and playgrounds. They've got all those activities. And then there is another university, which is a tier 1 university. वो डिफरेंट है। वहाँ पे हो क्या रहा है, जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट है वही एम्बेसडर होता है, करेक्ट, इंस्टीट्यूशन का। इसी तरह क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द एक्सपीरियंस दैट यू गिव टू द एम्प्लॉय एट द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इटसेल्फ इज अ प्रोपगेटर ऑफ योर पॉजिटिव परसेप्शन। सो पोजिशनिंग, जैसे आई बिन अ मार्केटियर, मैं 30 साल की नौकरी में 15 साल तक मैं मार्केटियर रहा हूँ, तो पोजिशनिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अ मार्केटियर डज फॉर द ब्रांड। अगर आपके दिमाग में किसी का इमेज ही अच्छा नहीं है, ना तो आप ब्रांड लेंगे, ना उस बंदे को हायर करेंगे, ना उस बंदे से बैठ के बात करना पसंद करेंगे, और शादी एज अ स्पाउस उसको सेलेक्ट करना, दैट इज ऑल्सो। आप रेपुटेशन चेक कर दें, रेपुटेशन इज एवरीथिंग। करेक्ट, रेपुटेशन इज एवरीथिंग। और उमर, इसमें हम अगर डिफरेंट कंपनीज़ को स्टडीज़ करें या ये तमाम करें और कोर वैल्यूज़ और इन तमाम चीज़ों के बारे में देखें, आई थिंक एक जो की एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यू आर एज गुड एज योर टीम। अगर आपने ग्रो करना है तो आपको टीम्स बिल्ड करनी पड़ती हैं। एज एन इंडिविजुअल आप बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे अगर आपने ग्रो करना है। लोगों को व्हाट आर द 2 to 3 की फैक्टर्स जो कि कॉरपोरेट्स को हेल्प करते हैं अपने की एम्प्लॉयज़ की एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए? आपको क्या लगता है, क्या वो की चीज़ें हैं जो कि 2 से 3 की चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप अपने की एम्प्लॉयज़ को रिटेन रख सकते हैं द ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, सबसे पहले जो है ना, वो अब सिंसेरिटी है ऑफ द एम्प्लॉयर टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। ओके। एंड देन वो सिंसेरिटी ट्रिकल ऑन इफेक्ट होती है कि लीडरशिप के साथ सिंसेर होती है ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स सिंसेर होते हैं विद देयर टीम एज वेल। ओके। सो द कल्चर ऑफ रेप्रिमांडिंग, बदतमीजी, शाउटिंग, लोगों को तंग करना, अननेसेसरीली तंग करना, ज़बरदस्ती स्ट्रेच आवर्स में लोगों को बुलाना, ये सब की सब चीज़ें जो है ये दे एक्चुअली लीड टूवर्ड्स अ लॉट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। देखिए, हम पैसे के लिए तो काम करते हैं, लेकिन हम इज़्ज़त के लिए भी काम करते हैं। करेक्ट। हम दिमागी सुकून के लिए भी काम करते हैं। जब मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कल यहाँ पे मैं हूँ या नहीं हूँ, कोई लोग आपको तंग करके निकाल रहे हैं, अगर आपके कोई बंदा टैलेंट इस काबिल नहीं है
तो यू जस्ट ले देम ऑफ रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टेबल वे में बजाय इसके वो ये इसको तंग करना शुरू करो, उसकी बदतमीजी करो, वो कुछ देर में तंग आके भाग जाएगा। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका थोड़ी है। दैट्स अ वेरी बैड वे ऑफ मैं आपको एग्जांपल दूं, छोटा, आपका ड्राइवर बाहर खड़ा हुआ है, आपने उसको निकालना है तो आपने उसको निकाल दें। आपकी रीजंस हो सकती हैं, आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उसकी ड्राइविंग अच्छी नहीं है, उसको गाड़ी साफ नहीं करनी आती, या उसने कोई चोरी वोरी की है, यही हो सकता है, पेट्रोल चोरी कर लिया, सारा कुछ कर लिया। यू विल फाइंड अ रीजन, करेक्ट, एंड there is none of those reasons is a bad reason to let go of someone, but respectfully. लेकिन आप कहें कि यार अब मेरे पास, मैं ना अफोर्ड नहीं कर सकता इसको, तो मैं एक काम करता हूँ, उसको मैं तंग करना शुरू कर देता हूँ। यार तेरी तनख्वाह जो है तुम्हें 20 दिन के बाद मिलेगी, नहीं मिलेगी, खाना आइंदा से घर से नहीं मिलेगा, बाहर खड़े रहो और पंखे में नहीं बैठना, तंग करना शुरू कर। That's a very bad way of treating the employee. So, इसका मतलब है कि वो 10 और लोगों को बताएगा, जब आपके फाइनेंशियल हालात सही हो गए, जब आप ड्राइवर हायर करेंगे, वो नहीं, उधर नहीं जाना, ये बड़े बदतमीज लोग हैं, राइट? मैं आपको, मेरे घर में जो ड्राइवर और मेट्स हैं, दे रेपुटेशन ट्रेवल्स लाइक अ वाइल्ड फायर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। या द डे वी लेट गो ऑफ अ ड्राइवर, एक्चुअली हम खुद फायर तो करते नहीं हैं, अगर वो चला जाए तो अगले दिन 3 से 4 लोग लाइन में लगा खड़े होते हैं, क्योंकि नाश्ता मिलेगा प्रॉपर, नाश्ता खाली पराठा चाय नहीं, अंडा मिलेगा, ठीक है, अंडों वाला नाश्ता मिलेगा, खाना दोपहर का मिलेगा, मोस्टली नॉट एग्जैक्टली एज वी ईट, मैं ऐसे झूठ बोलूँगा, बट वी गिव देम अ वेरी डिसेंट फूड, जिसमें मीट भी होगा, जिसमें फ़िश भी होगी, ये सारा कुछ होगा, और टाइम पे देंगे। उसके बाद आप उसको तनख्वाह टाइम पे देंगे, और उसके बाद रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे। बच्चे ड्राइवर को ये नहीं कह सकते और तुम इधर जाओ उधर, तो उनका नाम है ड्राइवर चाचा कहना है। अच्छा, ये रिस्पेक्ट, इस रिस्पेक्ट के साथ जब भी कभी ड्राइवर को हम कभी दोबारा बुलाते हैं, तो वो 6 महीने के बाद, साल के बाद, 3 साल के बाद भी वापस आ जाते हैं कि सर ये ऐसा कुछ कहते हैं, ऐसा घर मिलता नहीं है। हम अपने घर से स्टार्ट करें, इसी तरह एम्प्लॉयज़ का ख्याल करें कि यार बड़ी इज्जत से। एक ज़माने में एंग्रो का हमने जो नाम सुना था, फ्रीजलैंड कंपनी में, क्या कल्चर मल्टीनेशनल के साथ। मैं टेट्रा पैक गोल्ड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, मैं अपने आप को कल्चरल स्पेशलिस्ट समझना शुरू हो गया हूँ। अब वन शुड नॉट, लेकिन ये हुआ कि सैमसंग के अंदर इट वाज वेरी स्मॉल ऑफिस बिजनेसेस, एंड वी स्टार्टेड इवॉल्विंग दैट। आई स्टार्टेड हायरिंग द राइट टैलेंट, गिविंग देम द राइट सैलरी, business started growing, everything started looking better and better, and right from in office with a lot of rough edges, now 10 years down the road, we have evolved the organization into a massive in-demand organization by students coming from LUMS or any other top university, engineering university के लोग, सब लोग, and people who love to come and join us, and this actually makes it extremely easy for us to find talent, but we nurtured the talent. Correct. हमने किसी को disrespectfully तंग नहीं किया, किसी को जलील नहीं किया, किसी को भेजा है तो रीज़न के साथ, और उसको बड़े तरीके से उसकी सेटलमेंट बना के उसको भेजा। वेरी शादो नादर ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी, करेक्ट। इंटेग्रिटी का मतलब तो ये है कि यू आर नॉट पार्ट ऑफ द गेम टुमारो, राइट? दैट्स वन थिंग। सो अब आप कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को? ऑर्गेनाइजेशन को वही काम करना चाहिए जो कि आप अपने घर में एक अच्छा एम्प्लॉय रखने के लिए करते हैं। अपने साइमन सिनेक कहता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को अपने फैमिली मेम्बर के तौर पे समझें। करेक्ट। आई डू नॉट फुली एंडोर्स द आइडिया। द पावर ऑफ वाइव्स की किताब है बड़ी ज़बरदस्त, वो मैं उसकी किताब भी बड़ी पढ़ी है, बड़ी अच्छी बातें करता है, लेकिन वो कहता है कि देखें, आप अपने घर के बंदे को फायर कर देते हैं, पाकिस्तान में तो आग कर देते हैं। ऐसे बच्चे हैं जिनको माँ बाप निकाल भी देते हैं। तो शायद वो उस कल्चर को नहीं समझता कि यहाँ पे ऐसा होता है कि माँ बाप बच्चों के अंदर निकल जाओ यहाँ से, ऐसा भी होता है। अमेरिका में भी ऐसा होता है। तो वो जनरली कहता है कि आप हत्तुल इम्कान आप ये कोशिश करते हैं कि आप अपने फैमिली मेम्बर को ना निकालें। सो इसका मतलब ये है कि वी नीड टू बिलीव इन ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर इंसान में टैलेंट होता है। अगर आपने उसको गलत टैलेंट को गलत जगह डाल दिया तो वो काम नहीं कर पाएगा। कुछ लोग फाइनेंस के लोग होते हैं हु आर अमेजिंग प्रोफेशनल्स,
इन कमर्शियल, इन सेल्स एंड मार्केटिंग। या कुछ अकाउंटिंग के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी आउटवर्ड है, हमारी इनवर्ड नहीं है। तो उनको टैलेंट हंट करके आप राइट स्लॉट्स में डालना शुरू कर देते हैं। horses for the courses, Absolutely. right person for the right job. Absolutely. That's critical. So if the organizations are taking those corrective measures and constantly thinking and looking at people कि इन लोगों को हम लोगों ने कहाँ पे place करना है to bring the best out of them, only then the people will say यार company is looking after me, they are serious about me, they are honest about me, and then they will deliver. And why not? अगर बिजनेस ही अच्छा नहीं चल रहा तो फिर तो कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है। तो बिजनेस अच्छा चलाने के लिए अच्छे लोग और उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे अखलाक से कहते हैं ना कि प्यार से तो जान भी मांगो तो अगले देने को तैयार है। जान मारते हैं लोग, इज्जत से उनको सब पेश हैं, मारते हैं। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने भी जितने भी आप कॉर्पोरेट में या दुनिया में बाकी भी जो भी सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करेंगे ना, उनमें एक फैक्टर आपको हमेशा कॉमन मिलेगा, वो है ह्यूमिलिटी। एरोगेंस नहीं होगी। तो वो आप जो भी हम सारी बात कर रहे हैं ना, जितना आप लोगों को रिस्पेक्टेबल वे में, फिर वो लोगों के अंदर भी वो एक ऑनरशिप आती है, वो एक काम को अपना काम समझ के करते हैं। जिस तरह भी आपने बताया कि जब आप लव अफेक्शन वो तमाम चीज़ें एक्सटेंड करते हैं तो लोग रेसिप्रोकेट करते हैं कि यार हमने, फॉर एग्जांपल अगर आपके घर का ही एम्प्लॉई है, आप उसका बियॉन्ड द वे जाके ख्याल रख रहे हैं ना, वो भी आपका बियॉन्ड द वे जाके ख्याल रखेगा। मैं आपको कोट करूँगा, आई विल नॉट नेम द कंपनी। उनके मुझे सीईओ बता रहे थे कि कंपनी के कुछ एनुअल टारगेट्स थे, एनुअल बजट्स वगैरह उन्होंने फिक्स किए। जब साल गुजर गया तो कंपनी ने बियॉन्ड दैट बजट परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने ग्रोथ रेट 25% रखा था तो कंपनी ने 75% से ग्रो किया, बहुत एबनॉर्मल ग्रोथ रेट अचीव किया। तो उसने कहा, बोर्ड मीटिंग हो रही थी तो चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सीईओ से पूछा कि यार कंपनी ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, बड़ा अच्छा ग्रो किया, तो आप मुझे बताओ कि हमें एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करना चाहिए। हमारी वो एक बोनस पॉलिसी है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो हम उस पॉलिसी के मुताबिक लोगों को बोनस देते हैं। तो वो सीईओ ने मुझे बताया कि मैंने उनको कहा कि देखें, कंपनी ने बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन परफॉर्म किया, तो आप लोगों को इस बार पॉलिसी के तहत बोनस ना दें, लोगों को बोनस भी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन दें, राइट। और एक सीनियर पोजीशंस पे नॉर्मली आपको पता है प्रेशर तो इस सीनियर पोजीशंस पे होते ही हैं, डिफरेंट आपके ऊपर ऑल द टाइम टारगेट, ग्रोथ, ये तमाम चीज़ें उनके हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इन प्रेशर सिचुएशंस को किस तरह मैनेज करते हैं, और आपका वो क्या मोमेंट या क्या एक्ट है या कोई सर्टेन आपकी एक्टिविटी है जो आप करते हैं अपने आप को प्रेशर से ईज आउट करने के लिए, कि जो आपको दोबारा एनर्जाइज करता है उस काम को और उसकी तरफ जाने के लिए? क्या आप क्या टेक्निक यूज़ करते हैं या क्या सर्टेन वे यूज़ करते हैं? देखें, ये जो प्रेशर है ना, ये इनएविटेबल है, ये तो होगा। एंड देयर इज ह्यूमंगस प्रेशर, एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन अ रोल वेयर यू हैव टू मैनेज द प्रॉफिट एंड लॉस, आपको सेल्स को मैनेज करना है, आपने एम्प्लॉय रिटेंशन तो एक अलग बात है, आपने हर वो KPI मैनेज करना है जो बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर आता है। सप्लाई चेन है, एजिंग स्टॉक्स हैं, कंज्यूमर ऑफ टेक है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एंगेजिंग एंड देन लुकिंग एट स्लॉट्स, कहाँ पे कौन सी चीज़ बिक सकती है, कहाँ पे कौन सी प्रमोशन लगानी है, एंड देन यू स्टिल फेल, एंड व्हाट डू? भाग जाए? नहीं। ओके, फाइंड अ वे आउट, या एक्सेप्ट द मिस्टेक्स, यस। सो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर आप देखें तो हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वी फेल, राइट, और माइनॉरिटी ऑफ द टाइम्स वी आर सक्सेसफुल, अगर हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। बट आई डू नॉट कंसिडर दैट फेलियर एज अ फेलियर, आई सी इट एज अ लेसन्स लर्नड। ओके, राइट। आप फेल उस वक्त होते हैं जब आप थक हार के छोड़ देते हैं। जब आप फेलियर के बाद कहते हैं कि ये मैंने सीखा है, मैं अगली बार ये नहीं करूँगा, और लेट्स लर्न फ्रॉम दिस एंड गेट क्लोजर टू आवर सक्सेस, सो देन इट बिकम्स नॉट अ फेलियर, दैट्स अ लेसन। सो क्या हो गया, आपने लाइफ को डिवाइड किया, सक्सेस, फेलियर्स, गिव अप। सो मैंने फेलियर्स को उठा के गिव अप वाले में डाल दिया। तो मैंने क्या किया, गिव अप मीन फेलियर,
lessons learned means a step towards progress and the progress. ये तीन चीज़ों में आ गए. तो क्या हो गया? Success, getting closer to success, and the failure. Right? Right. तो मैं ये मेरा कर्व होना चाहिए. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल स्टे विद इन दिस स्टेज, जो कि हम जिसको लेसन्स लर्न कह रहे हैं उसको फेलियर स्टेज में जाकर डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं. दे स्टार्ट प्लेइंग सेफ. यू नीड टू गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड, रिफ्लेक्ट, थिंक एंड सोचते हैं कि क्या होगा. देन स्टार्ट अ न्यू डे विद अ न्यू डे. इट्स नॉट ईजी. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 52 ईयर्स मेरी एज है, अभी भी सिचुएशन ख़राब होती है. एंड मुझे हमारा एक बच्चा वो इज़ द GM फॉर द कंपनी राइट नाउ. मैं उसके साथ डिनर पे था परसों, तो मुझे कहता बॉस मैंने आपको कभी एक्सट्रीम टर्बुलेंट सिचुएशन के अंदर ऐसे नहीं देखा. मैंने आपको देखा यू चिन अप एंड यू ऑलवेज ब्रॉड शोल्डर के साथ बैठ के आप कह रहे थे नहीं यार ओके दिस इज व्हाट आई लर्न, लेट्स फाइंड सॉल्यूशन. आई हैव टू कंडीशन माय माइंड फॉर दैट. मैं सबसे पहले जब कहते हैं ना प्रॉब्लम आ गई, मार्केट शेयर नीचे चला गया, सेल नहीं आ रही, उठ गई, तो उसके बाद आई चेयर अप द टीम, मैं उनसे बात करता हूँ, उसके कहता हूँ यार दिस टू शैल पास, कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे तरीका. हमने और भी देखे हुए हैं, हमारे अलावा भी बड़े सारे लोग ऐसी सिचुएशन से बाहर आए हुए हैं, हम भी बाहर आए हुए हैं, हमें और वी विल गेट आउट एंड सरप्राइजिंगली वी गेट आउट ऑफ इट. इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं स्ट्रेस को हैंडलिंग, ऐसा नहीं है स्ट्रेस नहीं होता. मैंने एक जेम्स बॉन्ड की एक मूवी देखी शॉन कॉनरी की, उसमें आपको शायद याद, उसमें ना वो अंडर वर्ल्ड के अंदर, अंडर सी वर्ल्ड के अंदर एक बार लिफ्ट नीचे जाती है और जेम्स बॉन्ड जो है वो जो विलन क्या करता है कि वो उसने जेम्स बॉन्ड को कहता है आज डिनर पे आओगे, तुमने अच्छे कपड़े पहन के आने क्योंकि उसके बाद मैंने तुम्हें शार्क्स को फेंकना है. ये क्लियर कट आपको विलन कह रहा है. तो जेम्स बॉन्ड जो है बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ नीचे आ रहा था, लड़की जिसके साथ उसने हाथ पकड़ता है तो वो कहता है, शॉन कॉनरी कहती है आर यू स्केयर्ड? कहता है यस आई एम, बट ही इज नॉट एक्टिंग. मैन आई लर्न सो मच फ्रॉम दैट कि शॉन कॉनरी जैसा माचो मैन वो कहता है कि आई एम नॉट, आई एम स्केयर्ड, माय पाम्स आर स्वेटिंग, बट ही इज नॉट शोइंग इट टू द विलन. और उसके साथ बैठ के वो खाना खाता है और पता नहीं उसका बच भी जाता है ऑब्वियसली. सो ये सब चीज़ें होती हैं, ये आपको बड़ा कुछ सिखाती हैं, मूवीज़ भी सिखाती हैं, विच मीन्स कि यू नीड टू हैंडल द स्ट्रेस नॉट इन अ स्ट्रेसफुल स्टेट, ताकि आपका एमिगला पार्ट ऑफ द ब्रेन टेक ओवर ना करे. प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो आपका है दिमाग, जो कि कंट्रोल करने वाला है आपकी बॉडी को अच्छे तरीके से इन अ वेरी बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, वहाँ पे आपने चीज़ों को लेके जाना. सो ट्राई टू टेल योरसेल्फ कि आई विल नॉट लेट स्ट्रेस टेक ओवर मी, आई विल मैनेज इट. आप टेनिस को देख लें, कितना स्ट्रेस होता है. ये नोवाक वो अपने मेंटल गेम से ज़्यादा जीतता है टेक्निक के अलावा. फिटनेस भी है लेकिन माइंड सेट है कि मैंने हारना नहीं है, नो मैटर व्हाट. अभी हारा है वो, लेकिन कौन 38-39 ईयर्स की एज में अल्कारेज के सामने उसकी आधी एज का बच्चा है, तो उससे वो हारा है, लेकिन वो बच्चा भी हल्का फुल्का नहीं था. स्टिल ही मैनेज टू रीच टू द फाइनल. उसने सिनर को हराया, इटली वाले को, और वो स्टिल वो फाइनल में पहुंचा. पर अल्कारेज के तो भी आजकल वो अल्कारेज जो है वो उसका दौर चल रहा है. ऐसे यू आर वेरी राइट. आई थिंक आई इन माई प्रोफेशनल करियर आई हैव वर्कड विद समथिंग लाइक 9 to 10 CEOs इन माई करियर. और जब भी आप प्रेशर सिचुएशन या बिजनेस क्राइसिस में जाते हैं ना, आई हैव वर्क विद मोस्ट ऑफ द CEOs हु स्टेज वेरी काम इन दैट सिचुएशन. दे विल सिट टुगेदर, दे विल रिफ्लेक्ट कि अच्छा यार हम देखते हैं कि हम क्या मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, हम साथ इंडस्ट्री को देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है, हम इस चीज़ से ग्रेजुअली किस तरह हमने बाहर आना है. तो आई थिंक उस स्ट्रेस के सिचुएशन में आप जिस तरह एज अ टीम को आप लेके चलते हैं ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट बेसिकली डिसाइड्स कि आप इससे बाहर आएंगे या आप इसके अंदर मज़ीद घुस जाएंगे. इस स्ट्रेस के साथ एक फॉलोअप में चीज़ जानना चाह रहा था उमर, कि आप अपनी लीडरशिप में आपके, क्योंकि आजकल मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा सरफेस पे आ रहे हैं. पहले एक टाइम था कि हम लोग इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि मेंटल हेल्थ भी कोई इशू है. अब बाहर की दुनिया में तो ये लोग इसको बड़ा ओपनली मानते हैं. पाकिस्तान में भी अब थोड़ा बहुत अभी इसके ऊपर बात होनी शुरू हुई है. अभी हमने रिसेंटली यूनिवर्सिटीज़ में देखा, एक यूनिवर्सिटी में 2 लोगों ने
सेकंड या थर्ड फ्लोर से जंप कर दिया स्ट्रेस की वजह से। तो आपको क्या लगता है जो हमारी वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पे हमें अपने एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ को गेज करने के लिए कोई काउंसलिंग सिस्टम या कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए ताकि हम इस चीज़ को गेज करते रहें और वो कोई ऐसी चीज़ ना कर बैठें जो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो ड्यू टू द वर्क प्लेस? देखिए, मेंटल हेल्थ इशू इज़ अ रियलिटी एंड द फैशन एट द सेम टाइम, राइट? ये जेंजी ने ज़्यादा ड्रामा शुरू किया हुआ आजकल जी, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए, ज़रा सा प्रेशर होता तो डर जाते हैं। सो मेंटल हेल्थ पे हम आते हैं, लेकिन जो मैं लीडरशिप, ये सारे के सारे क्राइसिस ट्रिकल डाउन इफेक्ट होते हैं। ये क्यों होते हैं? पहली बात तो ये है कि जो आप कामनेस के साथ जो सीईओज देख रहे होते हैं वो सीईओज होते हैं दोज हु आर सॉर्टेड इन मेनी वेज। अब सीईओ लेवल पे जाएगा तो उसको ये पता है कि यार मेरा साल 2 साल का महीने का खर्चा तो साइड पे है, राइट? अच्छा, वो ऐसा क्यों है? क्यों उसने सेविंग की होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी स्ट्रेसफुल सीईओज होते हैं कि उनको पता है कि जिसमें कहता गली में आया तली में आया गली में खाया, पैसा आता सारी खा गए, कुछ भी नहीं है। सो यू consider yourself close to poverty a month only, right? A month closer to the poverty because you are only relying on the monthly salary. That's one thing. अब जब आपके पास फॉल बैक सेफ्टी नेट नहीं है, वो आपने क्रिएट ही नहीं किया सारी जिंदगी। आपकी जो आपकी वांट्स हैं वो आपकी नीड से बहुत ज़्यादा है, और आपकी जो एक्सपेंस है वो आपकी इनकम से भी ज़्यादा है। सो यू आर अंडर डेट, आपने फ्यूचर इनकम भी स्पेंड कर दी हुई है, आपने रॉन्ग मूव्स लिए हुए हैं। ये सारी की सारी जब आप चीज़ें करते हैं तो इसका नुकसान ये होता है कि यू एक्चुअली आर इन स्ट्रेस एंड यू एक्चुअली ट्रांसफर योर स्ट्रेस डाउनवर्ड्स। वो नीचले बच्चों के पास वैसे कुछ नहीं होता, बेयरबोन होते हैं। लेकिन अगर सीईओ कंफर्टेबल होगा तो वो मिडिल मैनेजमेंट को भी कंफर्ट देगा और नीचे वाली को मैनेजमेंट को कंफर्ट देगा कि कोई बात नहीं यार, ही विल सेट द टोन सेट हो जाएगी। लेकिन आप ऊपर टर्बुलेंट है तो फिर, या मिडिल मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज़ हो तो हमें एक तो फाइनेंशियली अपने लिए एक नेट तैयार करना है, जो कि मैं कह रहा था कि अभी खाली सैलरी पे नहीं है, जनरेशनल वेल्थ है। आप ये देखिए कि गोइंग फॉरवर्ड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कंपनीज की एफिशिएंसीज बढ़ती जा रही है, वो कम वक्त में ज़्यादा काम करेंगी, जैसे कमर्शलाइजेशन में एक दफ़ा हुआ था। तो कंपनीज को लोग कम, आउटपुट ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे तो आप कंपनी के मालिक बन सकते हैं। आप पूछें बन सकते हैं, मैं कहूँगा हाँ बन सकते हैं। यू स्टार्ट बाइंग द शेयर्स, महीने के 10, 15, 20, 50 हज़ार के शेयर खरीदने शुरू कर दें, और डू इट फॉर ईयर्स। कुछ लोग इंश्योरेंस में पैसे जमा करते हैं, उसके रिटर्न शायद इतने हाई ना होते हो, लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस वाली बात अगर करनी है तो इधर भी देख, इस पोर्टफोलियो को भी देख लें। आप स्टॉक्स में 15, 20, 50 हज़ार करें, 10 साल के अंदर आपकी जनरेशनल वेल्थ एक्यूमुलेट हो जाएगी। देन यू विल बी कंफर्टेबल इन द बैकग्राउंड, यार मैं सड़क पे नहीं आऊँगा अगले महीने, तो आपका स्ट्रेस कम हो गया। देन यू आर लॉजिकली रैशनली, देखिए दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जिसका सोल्यूशन नहीं होता। मैं समझता हूँ कि 90, 99 और मे बी 100% प्रॉब्लम के सोल्यूशंस होते हैं, और मे बी समटाइम्स ये भी होता है कि उसको छोड़ दो, उसमें कोई सोल्यूशन है ही नहीं, ये भी एक सोल्यूशन होता है। तो इसका मतलब है 100% सोल्यूशन हो सकता है हर चीज़ का। तो अगर सोल्यूशन मौजूद है, देन वाई शुड वी नॉट लुक टुवर्ड्स दैट इन अ लीस्ट स्ट्रेसफुल मैनर। नाउ एक और चीज़ मैं लीडर्स के अंदर बताऊं कि दुनिया में रॉबर्ट ग्रीन को मैं बहुत पढ़ता हूँ, उसकी 48 लॉज ऑफ पावर है, और उसके द आर्ट ऑफ सेडक्शन है। वो अक्सर बात करता है, और वो ये कहता है कि दुनिया में 5% CEOs या बॉसेस होते हैं who are not worried about their team outshining them. Okay. And 95% of people are scared. मैं इसको फर्दर लेके जाता हूँ, 95% लोग वो होते हैं जिनको अपनी फाइनेंशियल वेल बीइंग नहीं पता होती, और वो इनसिक्योर होते हैं कि यार नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा। प्राइमरी यही होता है आपका मसला, कि यार नौकरी चली जाएगी, इज्जत चली जाएगी, ये हो जाएगा, हो जाएगा। इसलिए वो अपने नीचे का टैलेंट डेवलप नहीं करते, वो स्ट्रेसफुल रहते हैं ओवरऑल। ये 5% लोग होते हैं, ये वो होते हैं जो कि जिनको गुटारी नहीं होता। मैं समझता हूँ कि आई एम ट्राइंग टू पुल माई सेल्फ इन टू दोज 5% people who are making sure their team outshines them, so that once they grow the business. Once the business grows, maybe you go out or you go somewhere else, but you are always respected as a person who was contributing back and who was not
इन स्ट्रेस, हु इज रिलाइंग ऑन द टीम, एंड टीम इतनी ज़बरदस्त है कि काम अच्छा हो रहा है। जब काम अच्छा होगा, डिस्पाइट ऑफ सेटबैक्स, कंपनी चलती रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी और कारोबार चलता रहेगा। तो हमें ऐसा लीडर बनना चाहिए और हमें ऐसे लीडर क्रिएट करने चाहिए, ओनर्स को भी, मल्टीनेशनल्स को भी, और हमें अपने नीचे भी ऐसे लीडर्स क्रिएट करने चाहिए, दोज हु आर मेकिंग श्योर कि टीम गेट्स द क्रेडिट एंड टीम गोज अप इन द लैडर। एंड सेकेंडली, ये उस वक्त होगा जब आप फाइनेंशियली अपने आप को बेहतर देखते हैं, ये नहीं है कि आपकी 10 रुपये इनकम है और 15 रुपये आप खर्च कर रहे हैं। आई थिंक बिल्कुल वो जिस तरह कहते हैं ना कि यू आर एज गुड एज योर टीम, और यूर वेरी राइट कि सम टाइम हमें ये फियर होता है कि यार हमने अपने नीचे अच्छा बंदा नहीं रखना, ये शायद हमें खा जाएगा या हमें रिप्लेस कर देगा। हम इसको इस स्टैंड पॉइंट से नहीं देखते कि आप अपने नीचे जितना अच्छा टैलेंट रखेंगे ना, वो आपकी अपनी जॉब उतनी आसान कर देगा। और ये जो यू शुड हैव सम ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम एज वेल, इसके ऊपर मैं पिछले दिनों एक बड़ा इंटरेस्टिंग सुन रहा था। समबॉडी वाज टेलिंग के 2 तरह के लोग हैं, दोनों इनकम अर्न कर रहे हैं। एक इंसान वो कर रहा है कि वो जो इनकम अर्न कर रहा है वो उसके अगेंस्ट एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। लाइबिलिटी क्या क्रिएट कर रहा है कि उसने कोई घर खरीद लिया मॉर्गेज पे, उसने कोई बड़ी गाड़ी खरीद ली, उसने अपने आप को 15-20 साल के लिए बाउंड कर दिया कि अब उसने 15-20 साल एक इंस्टॉलमेंट पे करते जाना है। उसके कंपैरिजन में एक दूसरा शख्स है जो कि इनकम जनरेट कर रहा है, लेकिन वो जो इनकम उसको अर्न कर रहा है वो उस इनकम के अगेंस्ट एसेट क्रिएट कर रहा है। अब वो एसेट जो भी आपने बात कही, वो एसेट में भी इन फॉर्म ऑफ हो सकता है स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट, वो एसेट हो सकता है इन फॉर्म ऑफ कोई आपका जो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है उसके अंदर सेविंग, कोई भी एक काम हो सकता है। और उसने इस थ्योरी को यहाँ पे कंक्लूड किया कि अगर आप वो जो दूसरा बंदा है, अगर आप वो ये काम 5-6 साल कंसिस्टेंटली करता रहेगा ना, आफ्टर 5 to 6 ईयर उसके पास एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम और एक पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट हो गया होगा, एंड ही विल बी एट पॉइंट जहाँ पे वो कम्प्लीटली एक जॉब पे डिपेंडेंट नहीं होगा। देन ही हैज़ दैट इन्वेस्टमेंट जो उसको एक इतना इनकम दे रही होगी जिससे उसकी मंथली तमाम एक्सपेंसेस और तमाम ज़रूरियात और तमाम चीज़ें उसमें उससे इंक्रीज़ हो रही होंगे। तो ये आई थिंक इसके ऊपर जो हमारे वो नौजवान जो अभी जॉब्स में आ रहे हैं या जब अभी जॉब में आते हुए उनको 2-3 साल हुए हैं, आप उनको फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड और अपने कैरियर को शेप किस तरह करना है, इससे रिलेटेड आप क्या एडवाइस देंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि आप सब लोग वो काम करें जो कि मैंने नहीं किया। आपको फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए। व्हेन आई वाज डूइंग अंडरग्रेड्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स कर रहा था, तो उस ज़माने में भी दे यूज्ड टू कॉल इट कमर्शियल इंजीनियरिंग कहते थे उस ज़माने में कुछ लोग इसको एज अ फैंसी नेम लेने के लिए। लेकिन उसमें क्या था, हमें स्टॉक एक्सचेंज पढ़ाया जाता था, हमें मर्केंटाइल लॉ पढ़ाया जाता था, सब कुछ पढ़ाया जाता था, और हम लोगों ने उसको यूज़ ही नहीं किया। हमारे कुछ क्लास फेलोज थे जो शेयर्स लिया करते थे, और आई एम श्योर कि वो बड़े सक्सेसफुल होंगे। मुझे एट दिस एज समझ में आ रहा है कि ये मुझे करना चाहिए था, एंड व्हाई डिड आई नॉट डू। सपोज इफ आई वुड हैव बीन इन्वेस्टिंग 30 साल पहले, कोई हर महीने में 5-10 हज़ार खर्च, even like 20,000, you are right, even like 10 to 15,000 a month, 20 हज़ार आजकल के 2.5-3 लाख के बराबर हो गए। लेकिन बात ये कि अगर हम ये करते रहते तो हम आज, मुझे शायद ये नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं भी आपकी तरह मज़े कर रहा था, पॉडकास्ट कर रहा था, ठीक है। लेकिन मुझे अभी नौकरी करने की ज़रूरत इसलिए है कि आई डिड नॉट accumulate enough wealth to have my own days and nights, right? So I still need a job. So मैं वो खातून है, उसका नाम मशाल खान है, she's like unbelievable, she's young lady, she used to be an actress, और वो इसमें इन्वेस्ट में चली गई और अभी किसी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर है, रिटेल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की। शी इज़ गाइडिंग पीपल हाउ टू डू इट, एंड उसको 5-7 लाख हर प्लेटफॉर्म पे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और मिलियंस ऑफ व्यूज उसके आ रहे हैं, एंड शी इज़ टेलिंग यू कि क्या करना है। एंड मेरे से आधी एज की बच्ची होगी वो, और मैं उसकी बातें सुन के मैंने पिछले हफ्ते पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाया है, और मैंने भी उसमें कोई कुछ हज़ार डाल दिए, और मैंने कहा मैंने अब यही कुछ हज़ार महीने के डालता रहूँगा, जब भी पैसे बचेंगे कुछ डालता रहूँगा, एंड आई विल ट्राई टू लर्न एट द सेम टाइम, एंड ये लिटरेसी। और मैं अपने बच्चों को
उसके कुछ अंकल हैं, उनको कह रहा हूँ कि इनको ट्रेनिंग करें। दोनों बच्चों का अकाउंट बनवा के कहा है कि अपनी यूनिवर्सिटी के साथ साथ तुम ऐसी कोई अपनी पॉकेट मनी जो 20-25 हज़ार तुम्हारी होती है उसमें से 10,000 रुपये की एक चीज़ लेके डाल दिया करो, और उससे आपको चीज़ें समझ आनी शुरू होंगी। तो दिस इज़ एक्सेप्शनली इम्पॉर्टेंट कि हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी को अपनी मद्देनज़र रखें। वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, वो हमारे हर किस्म के डिसीजन को कंफर्टेबल कर देगा। या करेक्ट। इसके साथ साथ आप जो भी हमने प्रेशर्स की, स्ट्रेस की, इन तमाम चीज़ों की बात की, वर्क लाइफ बैलेंस को आप किस तरह देखते हैं मिड ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि आपके पास ऊपर एज अ प्रोफेशनल हमने P&L को भी सारा मैनेज करना है, वो तमाम चीज़ें भी देखनी है, देन देर आर योर सर्टेन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स योर फैमिली, और वो तमाम चीज़ें आपने करना है। आप वर्क लाइफ बैलेंस को किस तरह देखते हैं? जस्ट मैं इसमें बिफोर यू रिस्पॉन्ड, मेरा एक बहुत बड़े ग्रुप में इंटरव्यू हो रहा था अराउंड 10 years बैक, और वहाँ पे चेयरमैन साहब मेरा इंटरव्यू कर रहे थे एंड ही पुट द सेम क्वेश्चन टू मी एज वेल। उसने कहा यार ऑफिस का काम तो कभी ख़त्म नहीं होता, तो घर कब जाओगे? यहाँ पे तुम आ जाओगे तो घर कब जाओगे? तो आई रिस्पॉन्डेड टू हिम कि सर देखें, योर राइट के ऑफिस का काम कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन आपको काम को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है कि यार वो कौन सी चीज़ ऐसी है जो आज मैंने लाजमी डिलीवर करनी है। आप फिर काम को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, कुछ आप टीम को डेलीगेट करते हैं, कुछ काम आप कल पे ट्रांसफ़र करते हैं, उसके मुताबिक आप करते हैं। लेकिन यू हैव टू बी विद योर फैमिली एट किड। आपने यू नीड टू फाइंड द वे कि आपने सारे दिन में कुछ ना कुछ टाइम अपनी फैमिली के लिए निकालना है। और आई थिंक ख़ासतौर पे हमारी जो लोकल कंपनीज़ हैं वहाँ पे ये वर्क लाइफ बैलेंस एक काफ़ी चैलेंज भी है, जो कि लोगों के स्ट्रेस में और उन तमाम चीज़ों में ऐड ऑन भी करता है। आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस इज़ मस्ट, और उसमें इट रियली डिपेंड्स ऑन योर वर्क। मैं अभी कोई स्टेटमेंट दूँ कि जी आपको 5 बजे निकल जाना चाहिए, 6 बजे निकल जाना चाहिए, ऑफिस के टाइम में, लेकिन बाजू का जॉब मैं भी अभी भी आजकल भी लेट हो जाता हूँ डिस्पाइट ऑफ प्रोपिगेटिंग सो मच, बट इट्स पार्ट ऑफ। देखिए, आपने फैमिली को टाइम दे रहे हैं, फैमिली को फाइनेंसेस भी तो दे रहे हैं। एट डिफरेंट स्टेजेस इन योर करियर एंड डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग योर जॉब आपको टाइम ऊपर नीचे करना पड़ जाता है। जैसे कल ऑफ है, बट देयर इज अ वीडियो कॉल। ग्लोबली तो कंपनी ऑफ नहीं है ना, सो मैंने 1 घंटे के लिए मुझे एक वीडियो कॉल में जाना है। मंडे को मेरी कोई प्रेजेंटेशन है, नोबडी नोज, आई एम गोना बी वर्किंग इन माई होम ऑफिस। ओके, सो मैं वहाँ पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मंडे को प्रेजेंट करना है। आई नीड टू बी रेडी। सो इसका मतलब है, बट देखें, क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप फैमिली के साथ बैठ के अगर साथ सोशल मीडिया लगा के बैठे, जो कि मैं भी अक्सर कर जाता हूँ, तो इसका मतलब यू नॉट गिविंग क्वालिटी टाइम टू योर किड्स, फैमिली, वाइफ, पेरेंट्स, बहन भाई। तो आधा घंटा भी अगर आप किसी के साथ अच्छे तरीके से गुजारें तो वो खुश हो जाता है। क्वालिटी टाइम दे आप। क्वालिटी टाइम है, 1-to-1 बात करें, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आंखों में आंखें डाल के, अगला कहेगा यार द पर्सन इज फाइंडिंग यू इंटरेस्टिंग एंड टॉकिंग टू यू अबाउट थिंग्स विच, और दूसरा अगले से वो बात करें जो वो सुनना चाहता है। आधा घंटे में उसे किसी से कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे अभी कहूँ कि यार आपका बेटा कैसा है, आप थोड़ी देर में आपको स्माइल आ जाएगी, आप उसके बारे में बातें करें, आप पॉडकास्ट छोड़ के उसके बारे में बातें शुरू कर देंगे। सो दिस इज मोर इंटरेस्टिंग थिंग फॉर अस। सो टॉक टू देम व्हाट इंटरेस्ट देम, एंड देन देयर यू गो, 10-15 मिनट्स फैमिली टाइम। बेगम की 2-4 तारीफें कर दी हैं, उसके खाने की तारीफ कर दी है। दैट शुड बी डेली रूटीन। एब्सोल्युटली। झूठ बोलना चाहिए बेगम की तारीफ करने में, झूठ जितना बोल लें उतना अच्छा होता है, ये आपकी सेहत के लिए बेहतर है। ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा ये कि आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, और ये जिम जाना चाहिए, और जिम की प्रिपरेशन में आधा पौना घंटा लगा दो, फिर जी आज सर्दी हो गई है जिम नहीं जा रहे, ये नहीं करें। कंसिस्टेंसी खाने में मैं आपको बताता हूँ, हम लोग अंडे कम खाते हैं, अंडर रेटिंग द एग्स पे कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। एक आदमी अगर अफोर्ड कर सकता है 3-4 अंडे खाएं रोज, ठीक है। रोटी इज ओवररेटेड, रोटी खाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। मीट खाएं, प्रोटीन ओरिएंटेड चीज़ें खाएं, सैलड खाएं, ये होगी आपकी हेल्थ, ठीक है। उसके बाद आई थी एक्सरसाइज, पुशअप्स लगाएं आप। लेग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हार्ट एंड फॉर योर ओवरऑल वेलबींग। आपने हर जो नमाज पढ़ते हैं मुसलमान हैं, जो बाकी इनकी रूटीन है, जो अर्ली दिन में 4-5 दफ़ा ना 20-20 बैठकें लगा दें, सिटअप्स 20 दफ़ा, पुशअप्स लगा लें, ब्रेक योर मसल्स, इंटेंसिटी दें, घर में स्ट्रेचिंग करें, पानी पिए,
ये सारी की सारी चीज़ें आपकी वेलबींग का हिस्सा हैं, हम भूल जाते हैं। या हर कोई देवदास बनने की कोशिश कर रहा होता है कि जी ओ जी मैं दुख लेके, ये दुख से कुछ नहीं होता। आपको अपने आप को मैनेज करना है, फिर अपने रीडिंग भी साथ करनी है। ये मतलब 15-20 मिनट रीड कर लिया सारा कुछ। All of these things help. I go and meet my parents every day without failing. Almost 90% of the times I'm there. उनका घर मेरे घर से 5 मिनट के रास्ते पे है. I go meet them. और अगर मेरा कुछ सोशल मीडिया का काम होता है तो मैं वो टीवी देख रहे होते हैं, मैं उन दोनों के दरम्यान में जाकर लेट जाता हूँ और मैं ये कर रहा होता हूँ और मुझे कहते हैं हाँ उमर कैसा ऑफिस गुजरा, ठीक है, आप सुनाइए, ये ठीक है, आपने खाना खाया, दवाई, और बातें तो हमारी कम ही होती हैं। तो हम लोग बैठे और आधा घंटा बैठे। कभी कभार अगर मेरी नींद मैंने कैचअप करनी है तो मैं उन्हीं के दरम्यान में जाकर उन्हीं बेड पे जाकर लेट जाता हूँ और 2 घंटे सो के उठा। ओके, जो वीकेंड्स पे फॉर एग्जांपल ये भी हो जाता है। वो बड़े खुश हो जाते हैं हमारा बेटा। नाउ एम आई मेकिंग एन एफर्ट स्पेंडिंग टाइम विद देम? नो, दे आर हैप्पी, एब्सोल्युटली। दुआएं मुझे मिल रही हैं। तो क्या करना है, माँ बाप के साथ भी टाइम स्पेंड हो गया। तो ये इज ए स्मार्ट वे ऑफ यूजिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी कोई ईमेल्स वगैरह करनी है, बाजू का ऑफिस का भी काम आ जाता है तो अप्रूवल्स देने, तो मैं पेरेंट्स के पास ही बैठ के ईमेल्स कर रहा हूँ। वो मेरे से पूछे तो हाँ हूँ सारा कुछ कर रहा हूँ। वो एंगेजमेंट भी चल रही है। कभी वो कोई मूवी देख रहे हैं तो मैं कह रहा डैडी मूवी देखी है, कैसी है, तो वो बात हो गई सारी। तो ये भी सारी बात होगी। अब ये कोई एफर्ट लग रही है? नहीं लग रही। इट इज ओनली अ स्मॉल, दीज आर स्मॉल थिंग्स मैटर। या एक बात है, बेगम को इंसान नहीं खुश कर सकता अपने आराम से, ठीक है, बिकॉज शी लेकिन आपको एफर्ट करते रहना चाहिए। नॉट इन अ बैड वे। मैं आपको कह रहा हूँ कि because she's looking after your kids, if she's working, she's a double job, she's got a double job, and आपकी expectations होती हैं कि खाना पकाएगी या पकवाएगी, हर चीज़ों में आपको सारा मैनेज करना है। and the working couple have a dual responsibility as well. अखलाक की बेहतरी, पॉजिटिव थिंकिंग, सो ये सारी की सारी चीज़ें आपको आपके वर्क लाइफ बैलेंस का एक हिस्सा होता है। आपको करियर के डिफरेंट स्टेजेस पे काम ज़्यादा करना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यंग बच्चा हूँ 20 साल का और मैं ऑफिस जाके कहूँगी जी मुझे नहीं पता, आई हैव टू गो, आई नीड अ वर्क लाइफ बैलेंस। तो अगर आपने डेडलाइन नहीं मीट की तो then you would not have a lot of opportunities to do that. और अगर आप स्मार्टली काम करें, आप सुट्टे ना लगाएं, आप बैठ के कॉर्नर मीटिंग्स ना करें, उस पर टाइम ज़ाया ना करें, तो ये हो सकता है sometimes you can come early, you can finish your work, go home. So आपने सीन सेट करना होता है. If you're able to do that, I think work-life balance is all in your head, how you manage it. But be mindful of the fact कि different organization के different cultures होते हैं, कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है. तो I would like to improvise and I would like to finish my work early. Sometimes नहीं कर पाता, most of the times नहीं कर पाता. लेकिन I need to keep myself good health, manage my all relationships. मीट फ्रेंड्स ज़रूरी है, दोस्तों से मिलना बड़ा ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना सब ज़रूरी है। एंड इसके लिए आपको सोचते रहना चाहिए आप कैसे करें। वो कहते हैं ना कि आपका दोस्तों से मिलना इसलिए ज़रूरी है कि आपका 1-2 दोस्त ऐसे होते हैं कि जिनसे आप कोई भी बात करते, कुछ भी करते, सोचते नहीं हैं कि यार मैं इससे कोई भी बात करूँगा, कोई भी पुरानी बात भी कर दी, कोई फुलिश बात भी कर दी, कोई सिली बात भी कर दी, तो आप कुछ भी बात उसके साथ कर सकते हैं और उससे आप बहुत रिलैक्स और वो तमाम चीज़ें फील करते हैं। और आई थिंक मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें है, जो भी आपने फिज़िकल फिटनेस और उसकी तमाम की बात की, कि अगर आप अपने लिए आपको आई बिलीव के एटलीस्ट 45 मिनट। हम जब सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, यार मुझे 1 घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए, आई नीड पर्सनल टाइम 1 hour फॉर माई सेल्फ। डोंट डू दैट। ओके, फाइंड 5 minutes, 5 minutes। 12 सिटअप्स के लिए आपको 20 सिटअप्स के लिए आपको 1 मिनट चाहिए। हाँ ऐसे ही है, 1 मिनट चाहिए, सांस भूल जाएगी आपकी। 25 पुशअप्स के लिए आपको 1 मिनट चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। एक प्लैंक लगाना 1 मिनट का लगा के दिखाएं, ठीक है। आपकी काफ्स के लिए आपने जो काफ्स के लिए एक्सरसाइज, पैर ऊपर नीचे करते हैं, स्ट्रेचिंग, you do not have to put aside 1 hour. You need to find things in small package for yourself. करेक्ट। Don't even say कि आपको 1 घंटा ये करना है, 1 घंटा वो करना है। मैं आपको स्मार्ट टाइम यूज करने की बात करूँ।
आप इसको डिफरेंट पैचेस में ड्यूरिंग द डे कुछ करें, लंजेस लगा लें, स्ट्रेचिंग कर लें, अपनी स्टमक को खींच लें, कुछ कर लें, क्रंचेस कर लें, 45 मिनट बन जाएंगे। लेकिन आप कहेंगे 45 मिनट पुट असाइड, it will never come. It will never come. Half of the people, 99% of the people do not go to the gym because they have to put aside 1.5 Yeah. hour. वो ये do you सोच के need नहीं that? जाते। Why do you need that? हाँ, why do you need that? So Okay. once you are on the road, हेल्थ केयर, फिर आप जिम भी चले जाइएगा। लेकिन जिम जाने में 2 महीने सोचने में लगा दिए तो फिर जिम वो नहीं हो नहीं पाएगा। जाएगा। Correct. आजकल लाहौर में बसंत का काफ़ी शोर है, सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? Absolutely. Okay. I'm loving it. Okay. Yeah. Have you made all the arrangements? I've got a lot of invitations. Okay. So, and you know, my family is coming from US, from Islamabad. So we are all gung-ho about it. And my kids who have not seen patanging, तो वो कह रहे हैं बाबा ये क्या चीज़ होती है? मैंने कहा मैं बताऊंगा, तुम्हारा बाप कितना बड़ा चैंपियन है। मैं यहाँ पे कंट्री हेड लगा हूँ, अब लोगों को यकीन नहीं आता, मैं गड्डियाँ लूटा करता था, छतों पे छलांगे मारा करता था, कोई बनने नहीं होते थे छतों के ऊपर। ठीक है, मैं गिरा नहीं हुआ छत से, लेकिन बात ये है कि मैं गिरा हूँ, मैंने आपको बताया। तो हमारे मोटर स्किल्स बड़े ज़बरदस्त थे। मैंने इतनी पतंगें लूटी हुई हैं। मैंने एक दफ़ा एक ज़माने में इतनी बड़ी पतंग लूट ली, और मुझे क्लास 2 में 82 में आई वाज इन क्लास 2, और पहली बार बसंत लाहौर में हमने देखी उस वक्त, तो वो मैंने लूट ली। और मुझे ना आई यूज्ड टू हैव बटरफ्लाइज इन माय स्टमक व्हाइल इन माय क्लास। मैं बोर्ड की तरफ देखे ना तो जैसे कोई लोग अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते कहता ओए मैंने इतनी बड़ी पतंग लूटी। मैंने उसको अपने दिल से लगा के रखा, 1 साल किसी को हाथ भी लगाने, हम उड़ा ही नहीं सकते थे, इतनी बड़ी पतंग थी। वो जो बसंत के एंड में जो बड़ी वो वाला जैसे बाबा कहते थे, वो मैंने वो परा उसे कहते थे, परी को परा कहते थे, तो वो मैंने लूट लिया। और माय गॉड, आई वुड नॉट लेट एनीवन टच। अलमारी में ऊपर रखवा दिया, उसको मैं सिर्फ देखा करता था खुश होकर। मुझे सारी पतंगबाजी आती है, मुझे शरला उड़ाना आता है, मुझे गिफ्ट बनानी आती है, मुझे हर काम आता है। मैं यहाँ पे 35 मुल्क बना हुआ हूँ, टॉप ऑफ द लाइन ऑर्गेनाइजेशंस पे काम किया है, हाई एंड पोजीशंस पे है, ग्लोबल सीईओज को प्रेजेंट किया है, लेकिन ये कल्चरल फेस्टिवल was missing. I think देखें ये कल्चरल फेस्टिवल ओवर डेकेड्स इवॉल्व है। 5 डेकेड तो मैंने अपनी जिंदगी के देख लिए हैं। आप अंदाजा करें कि शायद ये कोई 100-200 साल पुराना इवेंट है। ये लाहौर की शान है, एंड वी शुड ऑल वर्क टुवर्ड्स मेकिंग इट अ सक्सेस, बी पार्ट ऑफ इट एंड एंजॉय इट, एंड लेट्स नॉट एंड अ सेफ इवेंट एज वेल, मेक इट अ सेफ इवेंट एंड do it responsibly so that हम अगले साल भी इसको अच्छे तरीके से मनाएं। पूरी दुनिया से पाकिस्तान ने, देखें ब्राज़ील रियो के अंदर लोग आते हैं, टोमेटो फेस्टिवल इटली में होता है, वहाँ लोग जाते हैं। इंडिया में एक 10 साल में कुंभ का मेला मेरे ख्याल से होता है, 10 साल में 20 साल, वहाँ पे लोग जाते हैं। हर जगह कोई ना कोई इवेंट होता है, हर एक जगह की कल्चरल वैल्यू। ये हमारा कल्चरल इवेंट है, और लाहौर से बढ़ के बसंत पूरी दुनिया में हो ही नहीं सकती। ये लाहौरियों के खून में है। देखें मैं कोचिंग ICF के एक सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ, उसमें बताते हैं कि लोगों के अंदर एक जेनेटिक मेमोरी होती है। हम कहते हैं मेरे जीन्स में, मेरे खून में, ये सही है, ये बात बिल्कुल सही है, आपके जीन्स खून में होता है। पतंगबाजी लाहौरियों के खून के अंदर है। हमारी ये जेनेटिक मेमोरी है। मेरे बच्चे ने कभी पतंग नहीं उड़ाई, आई एम वेरी श्योर। जिस वक्त मैं उसको पकड़ाऊंगा ना पतंग, बेटा उड़ा, वो 10 मिनट के अंदर शुरू हो जाएगा, उसके ब्लड में है। तो ये उसका बाप करता रहा, उसका चाचा ताया, मेरा बाप ये करता रहा। हम लोगों ने ये काम करना है फॉर द एंजॉयमेंट, एंड वी हैव टू मेक इट सेफ। सो आई वुड एनकरेज एवरीवन टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट इन अ पॉजिटिव वे, ताकि हम पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म लेके आए। बिल्कुल ऐसी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आए। पता है आपको होटल के अंदर एक रूम का रेंट कितना होता है? 18,000, 20,000। 5 स्टार होटल में ऑन अ डाउन 25,000 होता है। 94,000 रुपीज की नाइट रूम है पीसी होटल के अंदर। 94,000 रुपीज, एंड इट माइट गो टू 120। जहाजों की टिकटें नहीं मिल रही। दिस इज व्हाट वी वांट फॉर दिस कंट्री, कि लोग आए और कहेंगे यार वी लव दिस प्लेस।
तो वी शुड डू दिस। वी शुड डू दिस। और आई थिंक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उमर, ये एक पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी। Absolutely. एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी और फिर पूरी दुनिया से लोग आते थे। और ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी वापस आते थे, गोरे, हिंदू, इंडिया से तमाम कम्युनिटी से लोग, मतलब उनके लिए ये एक बड़ा प्राउड मोमेंट या प्रिविलेज मोमेंट होता था कि यार हमने जाके बसंत लाहौर में मनानी है। और मैं आपकी बातों पे इसलिए हंस रहा था क्योंकि जितनी आपने बातें बताई हैं ना, मैं शायद उससे 4 ज़्यादा ही करता रहा हूँ अपने मैं आपको बताता हूँ एक अपने बचपन में। मैं एक बताता हूँ, एक पाकिस्तान का एक एक्टर था, उसका नाम शायद मुझे याद नहीं आ रहा, वो टीवी ड्रामास में पीढ़ी में, उसकी ना शादी हुई और दूल्हा बना हुआ था। तो पतंग लूट के नीचे आई, वो दुल्हन लेने के लिए जा रहे थे, घर से निकल रहे थे, उस हमारे बारात ऐसी होती थी, निकल गली में पतंग आई और उसने सब कुछ छोड़ा, दुल्हन ने जाके पतंग लूट, इतना ज़्यादा पैशन, उसको उसके बाद में कुट लगाई, राइट। उससे उन्होंने पूछा कि आपको किस चीज़ का अफसोस सबसे ज़्यादा, उसके बाद में कुट लगाई, उसको पतंग पड़ गई, चल उल्लू पठे जाके तेरी शादी हो रही है। तो उससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा अफसोस किस चीज़ का हुआ? उसने कहा पतंग फटने का। थप्पड़ लगने का उसे अफसोस नहीं हुआ। This is what we are. Yeah. And let the world come and enjoy this event with us. Yeah. And I am so happy. मैं तो कल और परसों पतंगबाजी करूंगा इंशाल्लाह। पतंगबाजी करेंगे इंशाल्लाह करूंगा, एंजॉय करूंगा। नहीं, ये एंजॉय करना भी चाहिए। और आपने आई थिंक बिल्कुल सही मैसेज दिया है कि फुल इंजॉय करें, फेस्टिविटी इंजॉय करें, गेट टुगेदरिंग इतनी होती है, और रिस्पॉन्सिबल वे में इंजॉय करें, ताकि इस इवेंट को, जो ये अपनी पहली फॉर्म में होता था जब 2007 में इस पर पाबंदी लगी थी, हम इसको उससे पहले वाली फॉर्म में सेफ वे में वापस लेके आए, राइट। क्योंकि हर कंट्रीज़ के साथ चीज़ें लिंक्ड होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं, और लाहौर शहर के साथ तो बसंत एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट था। जिसने लाहौर नहीं देखा, जमना नहीं, वो लाहौरियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है कि लोग आके कहें यार लाहौर है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक मुझे बात बताएं, अपनी बच्चों के साथ व्हाट्स द बेस्ट थिंग यू लाइक टू डू, जिससे आप मोस्ट इंजॉय फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं? बातें। ओके। बातें, उनको उनके मजाक सुनते हैं। अब हम वी आर डिफरेंट ब्रीड ऑफ पेरेंट्स एज वेल, एंड वी टॉक टू देम एंड वी शुड टॉक टू देम एंड दे शुड बी वेरी ओपन। देखें, बच्चे गलत तरफ क्यों लगते हैं, गलत रास्तों में क्यों लगते हैं? जब उनकी कोई बात सुन नहीं रहा होता। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा या बच्ची जब कोई डिप्रेस होता है तो उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता। फॉर एग्जांपल, पेरेंट्स की लड़ाई हर वक्त रहती है तो बच्चे आपस में बात नहीं करते, बच्चों से बात नहीं करते। फिर बच्चे क्या करते हैं? बच्चे फाइंड एन ऑल्टरनेट में खुदा न खास्ता उन्हें कोई गलत बंदा उनको गलत रास्ते मिल जाए। कोई ड्रग पे भी लगा सकता है, कोई उनको गलत काम पे लगा सकता है, गलत पार्टीज़ में बुला सकता है, एंड देन द किड्स वुड गो berserk। जब उनको घर में इज्जत मिलती है तो दे डोंट नॉट सीक रिस्पेक्ट आउटसाइड। देयर इज अ साउंड बोर्ड एट होम, तो दे डू नॉट सीक एक्स्ट्रा फ्रेंड्स आउटसाइड। जब आपको इतना डिप्रेशन जब घर में होगा तो फिर बच्चे गलत जाएंगे, तो आप फिर कहते हैं यार मेरा बच्चा है ही नालायक, मेरा बच्चा है ही ख़राब। उसकी वजह मोस्टली यही होती है कि पेरेंट्स आर नॉट लिसनिंग टू द किड्स, दे आर नॉट गिविंग टाइम। सो ज़रूरी नहीं है कि आप मोनोपोली उनके साथ खेलें 4-4 घंटे, सारा कुछ हो गया। एंड मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आई हैव सीन सक्सेसफुल पेरेंट्स एंड आई लर्न फ्रॉम देम, दे टॉक टू द किड्स। द सिंपल थिंग इज़ बातें करें। मेरी बेटी लम्स में पढ़ती है, उसने वापस, क्योंकि मैं भी लम्स से पढ़ा हुआ हूँ एट अ लेटर स्टेज इन माई लाइफ, लेकिन मेरा लम्स के साथ मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक है। शी कम्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, शी हैज़ टू गिव मी द स्टोरी ऑलमोस्ट एवरी डे, So sweet. एंड व्हेन आई एम ड्राइविंग हर बैक, जो कि कभी कभार मैं भी उसको पिक करने के लिए चला जाता हूँ, रास्ते में उसने पूरी स्टोरी बतानी होती है कि बाबा आज क्लास में ये हुआ, आप बताएं क्या हुआ, और वो मुझे बोलने भी नहीं देती। When she enjoys talking to me about uni, so we have a very strong bond. Great. Talking about the university times, and I tell her I love it. वो भी किसी केसिंग कंपटीशन में लम्स में गई हुई है, और वो मुझे जाने से पहले कहती है ब्रो मैं आप कंपटीशन में जा रही हूँ, दुआ करें मैं जीतूँ। मैंने कहा कोई जीतने की जरूरत नहीं है, just go and enjoy the competition. Just I want to hear you are smiling and you are being part of the process. Just have fun over there, और सारे के सारे कॉम्पिटिशन में हिस्सा लो। फुटबॉल खेलना, फिजिकल ट्रेनिंग में जाना, रन क्लब चलाना,
और अब केसिंग कंपटीशन, क्लास में प्रेजेंटेशन, जो करना है, फेल हो जो मर्जी करो, बस करना ज़रूर है। तो ये मैं उनको कहता हूँ। एंड आई होप आई एम अ गुड पेरेंट, क्योंकि हर पेरेंट को लगता है कि जैसे हर बॉस को लगता है मैं अच्छा बॉस हूँ, आई एम ट्राइंग टू बी अ बेटर पेरेंट। आई होप जब रिजल्ट्स आएंगे, जब वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, उनको ज़िंदगी में अच्छे मैच मिल जाएंगे, अल्लाह करे उनको अच्छे मैच मिल जाए। सब लोगों के बच्चों के लिए हम अच्छा विश करते हैं। एंड दे विल बी सक्सेसफुल इन द करियर एंड दे विल कंटिन्यू टू ग्रो, प्रोग्रेस, लर्न। I think then I will consider myself that I have done my part as a better parent. So I'm trying, inshallah. आई थिंक अल्लाह ताला इसमें इसमें बरकत डाले। जो भी आपने बात की एक बड़ी अच्छी पिकअप लाइन थी जो कि आई ऑल्सो ट्राई टू फॉलो, कि हमें बच्चों को कंपटीशन में नहीं डालना चाहिए। उनके ऊपर ये जो कंपटीशन का प्रेशर है ना ऑल द टाइम के फर्स्ट आना है, हर कंपटीशन जीतना है, ये करना है। उनको स्टडी भी इंजॉय करो, जो बाकी तमाम एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, वो तमाम चीज़ें हैं, उनको भी इंजॉय करो। मेरे बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, बेटियां कहती हैं हमने स्विमिंग में जाना है, मैंने कहा आप स्विमिंग में चले जाओ। बेटे ने कहा मैंने स्क्वाश में जाना है, मैंने कहा आप स्क्वाश में चले जाएं। और मेरी अपनी कोशिश होती है कि मैं उनको पिक एंड ड्रॉप स्कूल के लिए खुद दूँ। उससे यू जस्ट गेट अ टाइम एन एक्स्ट्रा टाइम टू स्पेंड विद देम। और जो अभी आप बात करें ना, वो वापसी पे आप सारी स्टोरी सुनते हैं, तो दैट्स एग्जैक्टली हैपन्स विद मी। जब मैं उनको पिक करता हूँ स्कूल से, अभी वो गाड़ी में बैठते ही हैं, तो अब मैंने उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया हुआ है। मैं सबसे पहले बड़ी बेटी को कहता हूँ आपने बताना है, फिर छोटी वाली ने बताना है, फिर बेटे ने बताना है। तो दे हैव लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल एवरी डे कि जी आज स्कूल में क्या हुआ, टीचर ने क्या कहा, ये क्या कहा। एंड दैट्स वेरी ट्रू कि आप जितना बच्चों के साथ कनेक्टेड रहेंगे, आपको ये भी पता लग रहा होता है कि बच्चे क्या सोच रहे हैं आजकल, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है, फ्रेंडशिप्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ क्या बात हो रही है, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो दैट हेल्प्स अ लॉट। अगर हम थोड़ी पीछे जनरेशन्स में जाके देखें, हम अपने पेरेंट्स देखें, तो एक सर्टन गैप हुआ करता था इंगेजमेंट का, ख़ासतौर पर फादर के साथ। तो मैं देखता हूँ कि लेटर स्टेजेस पे वी केम वेरी क्लोज, लेकिन उससे पहले वाले साहब से बात करते हुए आपको सोचना पड़ता था कि यार क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी। बट थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ग्रेड्स के बारे में, ग्रेड्स आने चाहिए, अच्छी चीज़ होता है, आपके एडमिशन सिक्योर करना आगे इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन मैं अपने बेटे से बात कर रहा था, तो मैंने कहा भाई तेरे बाप ने कभी CGPA 3 से ऊपर नहीं लिया, तूने 3 से ऊपर GPA नहीं लेना, ठीक है? 3 से ऊपर नहीं लेना, ठीक है? समझ आ गई है? इफ़ यू go for 3.5 GPA, I will disown you. And you know the response I get from him, कहता बाबा मैं आपका बेटा हूँ, फिक्र नहीं करें, कभी टॉप नहीं करूँगा क्लास के अंदर। आगे सुने, कहता है अगर मैंने टॉप कर लिया गलती से, चेक करा लीजिए कि मैं आपका बेटा नहीं हो सकता। तो ये मेरी उसकी जो है ना, ये बॉन्डिंग है मेरे बच्चों के साथ। कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे विद लेस प्रेशर, लेकिन प्रेशर है, प्रेशर है। These are all the ways that we just lower the pressure on them. कभी कभार जब बच्चे फेल होते हैं तो मैं उनको गले लगाता हूँ। My son had a bad patch in one of the subjects in the university. तो हमने कहा कि we are going to Australia. we all whole family हमारी प्लानिंग थी। तो हमने उस साल हमने नहीं जाना था। अभी उस महीने में जाना नहीं, अब बच्चा डिप्रेस है। We were planning vacations a little later here and there. हमने कहा नहीं, हम अब इसी महीने में जाएंगे, 15 दिन के लिए जाएंगे, तो बच्चा डिप्रेस्ड है। इसी तरह मेरे बच्चे ने एक दफ़ा जब बहुत छोटा था, उसने ना उसकी टीवी की स्क्रीन टूट गई। वो इतना बड़ा कोई शीशे का बॉल था, टूट गई। तो उसने पहले बताया नहीं, फिर आके कहता कि बाबा मैं, ही वाज लाइक 4-5 years old, ही सेड कि बाबा मेरे से ना ये टीवी की स्क्रीन टूट गई है। मुझे नहीं पता था मैं सैमसंग में काम करूँगा 15 साल के बाद, लेकिन उस वक्त जो है मैं सैमसंग में काम नहीं, टीवी सैमसंग की बड़ी स्क्रीन थी। ही सेड कि बाबा मेरे से स्क्रीन टूट गया है। मैंने कहा तो मेरा बेटा, मुझे गले लगा, इतना अच्छा बच्चा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू टोल्ड अस द ट्रूथ। अच्छा, उनका फेयर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स एंड एडमिटिंग वेंट अवे। हमने उसको रेप्रिमांड भी नहीं किया, हमने उसे कहा यार तू कमाल है, तूने तो इधर आज जप्पी करा। और फिर खाली मैंने नहीं, हम दोनों मियाँ बीवी ने आपस में बात बिल्कुल नहीं की थी। शी ऑल्सो हग्ड हिम, शी सेड बेटा यू आर अमेजिंग,
बिकॉज यू डिड इट एंड ऑलवेज एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स. उससे हुआ कि हम बच्चे जो है वो बच्चों का डर खत्म हो गया. और डर खत्म हो गया और अब वो आपसे जो भी बात करेंगे सच बोलेंगे. जो आपने फेलियर्स कहा की ना सारी कि बातें failure- करते वो हैं, ग्रेड्स कम आ गए, सारी बातें करते हैं. ग्रेड्स तो ज्यादा तो वैसे भी नहीं लेने लेकिन कम भी आते हैं तो फिर भी बता देते हैं. फिर भी वो बता देते हाँ. हैं. लास्ट थिंग उमर, मेंटोरिंग और कोचिंग ने आपकी कैरियर डेवलपमेंट में और आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले किया और आप इसकी इम्पोर्टेंस क्या देखते हैं? देखिए मैं अभी कोचिंग की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ, लेवल 1 लेवल 2 एंड NLP का भी साथ बीच में एक स्टेंट है. कोचिंग और मेंटोरिंग में बहुत फ़र्क है, ये हमें सबको पता होना चाहिए. और काउंसलिंग में बहुत फ़र्क है. तो मैं कोचिंग और मेंटोरिंग का, कोच का काम होता है सवाल करना एंड विदाउट नोइंग द फील्ड, राइट, and the answer you need to find the talent and the solutions inside the person. वो कहता है जी मैं फेल हो गया. अच्छा क्यों फेल हो गए? आपका क्या ख्याल है, आप क्यों फेल हो गए? मैं इस वजह से फेल हुआ. तो कोई और ऑप्शन है आपके पास पास होने की? हाँ है. तो क्या आपके पास वो रिसोर्सेज हैं? हाँ हैं. सोचें कौन से रिसोर्सेज हैं. ये रिसोर्सेज हैं. ये होगी कोचिंग. एंड देन इवेंचुअली व्हाट एक्शंस आर यू गोना टेक? जी मैं एक्शंस ये लूँगा इसके बाद. इसका मतलब है कि कोच डज नॉट नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ द फील्ड जिसको आप कोचिंग कर रहे हैं. राइट, दिस इज कोचिंग. मेंटोरिंग क्या होती है? मेंटोरिंग का जैसा बॉस होते हैं. मुझे इस फील्ड का पता है, मैं उसका बॉस हूँ. मैं उसको बताता हूँ यार रिटेल में ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? इट्स मोर ऑफ अ 2-way डायलॉग. Where you have the domain knowledge. सो हम कहते हैं यार टाइम पे आओ, काम सीख करो, सारा कुछ हो गया. आप उनको सजेशंस दे रहे हैं. ठीक है. फिर काउंसलिंग पर्सनल लेवल पे जैसे होगी. फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी किसी की मैरिज काउंसलिंग है, वो शादी कैसे बचानी है, वो सारा कुछ इस तरह की बात. अगर आप उसके बाद आए थे कंसल्टिंग, you become almost a part of the organization as a consultant and you tell them कि how do you grow your business from here to there. So with my 30 years of experience, I can be a consultant, I can be a mentor, and now I'm learning how to be a coach by not giving ideas to people. Coaches do not give ideas. Coaches bring the best out of people. Correct. By asking them questions. So मेरी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ है. I have always found mentors for me. I've had people who have been mentoring. वैसे भी उनकी ज़िंदगी में उनकी बेहतरी लाने के लिए मैं करता रहता हूँ क्योंकि अल्लाह ताला से खुश होते हैं. तो एंड आई एम पर्टिकुलर अबाउट कि आपने किसकी करनी किसके नहीं करनी. कोई लॉट ऑफ पीपल थिंक कि नौकरी मिल जाएगी, नौकरी नहीं. मैं कहता हूँ पर्सनल लेवल मेरे से पूछना तो पूछ लो. और इसके अलावा मेरा और कोई मैंडेट नहीं है सिवाय कि मैं आई वांट टू मेक माय क्रिएटर हैप्पी. दैट्स माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी. कि आज मैं यहाँ पे जो पॉडकास्ट पे हूँ उसकी वजह भी यही है कि शायद मेरी बातों से कुछ लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए. उससे आपको भी सवाब होगा, मुझे भी सवाब होगा. एंड गिविंग बैक टू सोसाइटी इज एवरीथिंग. सो आई हैव गॉटन मेंटोरिंग थ्रू बुक्स. मैंने बहुत किताबें पढ़ी हुई हैं. मैं अभी भी किताबें पढ़ता हूँ. 4 किताबें एक टाइम पे साथ पढ़ाता हूँ. बस रात को मुझे 15 मिनट मिल जाए, जल्दी से पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, इसका ये पढ़. फॉर एग्जांपल एंथनी रॉबिन्स की अवेकन द जायंट विदिन, एमी कुडी की प्रेजेंस, एंजेला डकवर्थ की ग्रेट, उसके बाद रॉबर्ट ग्रीन्स की 48 लॉज ऑफ पावर, द आर्ट ऑफ सिडक्शन, हैप्पियर बाय टॉल बैनशायर, Atomic Habits by James Clear. ये इतनी अमेजिंग बुक्स हैं कि आप बस इनको पढ़ते रहें और आप उन राइटर्स को दुआएं देना शुरू कर देते हैं थोड़ी देर में. कहते हैं यार इसका भला करे, इस बंदे ने क्या काम कर दिया. And these are my mentors. The books and the book writers are my mentors. And I'm writing my own book at the same time. Oh, that's great. Yeah, I'm like 100 pages and 11 chapters done and I need to get into research. So I'm doing that. Inshallah वो भी आ जाएगी. Okay. वो भी हो जाएगी. And this is actually also helping me. मैं research और कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा. Okay. So 100 pages are not enough. I'm going to add another 200 pages in that with research and everything. So mentoring, counseling, consulting ने जब मुझे कुछ नहीं आता था तो मुझे लोगों ने सिखाया, मैंने किताबें पढ़ी, वहाँ से मैंने सीखना शुरू किया. And I was able to kind of survive in my career. And now I am in a position to give back a little bit. And now with my coaching certification, I'll be able to get the most out of people. Okay. और secondly, एक चीज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी है, जो मैं सारे
लीडर्स को बताना चाहता हूँ जो डरते हैं, अपने से बेहतर लोग हायर कीजिए, उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए। कभी मत सोचिए कि आप रिप्लेस हो जाएंगे। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इफ़ यू वर गोइंग टू बी रिप्लेस्ड, यू आर गोइंग टू बी रिप्लेस्ड। But if you are going to be replaced by someone from your team or someone else, if you embrace it, if you help them grow, they will respect you, they will pray for you, they will always be there for you. Even if they're not, then you have done good thing for others. Don't worry about losing a job. What's going to come your way, it's going to come your way. May it be respect, money, fame, or True. getting out of the job, Yeah. or staying in the job. Everything is going to come your way the way it's going to come your way. So don't fear it. Just go for it and help people. That's a lovely message and perfect ending, Umar. I am so grateful आपने अपने इतनी बिजी स्केड्यूल में से और कीमती टाइम में से वक्त निकाला, और ये हमारी कॉन्वर्सेशन वन ऑफ नहीं होगी। इंशाल्लाह ताला वी विल कैरी ऑन द कॉन्वर्सेशन। आई होप कि हमारी ऑडियंस ने और व्यूअर्स ने इससे बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, और जो उनको उनके कैरियर में, ना सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी उनको बहुत सी हेल्प आउट करेंगे। तो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू हैव यू इन अक्रॉस द टेबल, एंड इंशाल्लाह ताला वी विल कीप दिस इंटरेक्शन गोइंग इन द फ्यूचर एज वेल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Thank you. थैंक यू।